Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. गौरव, कीर्ति, मनीष, महिमा, राहुल, रोहित, रोशनी, सगुन, सिमरन, सूरज, तमन्ना, ठीक है, योगेंद्र, सबको गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. यस, हम पढ़ रहे थे समास. क्या पढ़ रहे थे? समास. समास में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद. तो पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? बताया था लास्ट क्लास में मैंने. Ma'am, 4. पद प्रधानता के आधार पर मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था कि समास के चार भेद होते हैं. ठीक है, पहला पद प्रधान कौन सा समास होता है? पहला पद प्रधान कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव. सुन लेना, वापस से बता रही हूँ या पूछूंगी फिर मैं. तो पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास. अव्ययी भाव समास. ठीक है. दूसरा पद प्रधान बताया था मैंने, कौन सा? तत्पुरुष समास. दूसरा पद प्रधान कौन सा? तत्पुरुष. समास. फिर दोनों पद प्रधान. दोनों पद प्रधान कौन सा बताया था? कौन सा बताया था? द्वंद्व. द्वंद्व. द्वंद्व समास. और चौथा बताया था मैंने अन्य पद प्रधान. अन्य पद प्रधान कौन सा था? बहुव्रीहि समास. बहुव्रीहि समास. बहुव्रीहि समास. इतना मैंने आपको बता दिया था. ठीक है. फिर मैंने आपको कहा था अव्ययी भाव समास जो पहला पद प्रधान होता है उसमें जो पहला पद होगा वो कोई अव्यय शब्द होगा. अब आप कहो कि अव्यय किसे कहते हैं? कोई मुझे बताएगा कि अव्यय किसे कहते हैं? कोई मुझे ये बताएगा अव्यय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अव्यय? जो किसी भी पुरुष वचन लिंग विभक्ति में चेंज ना हो, परिवर्तित ना हो, उसे क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे. जैसे मान लो रमा अत्र तिष्ठति. ठीक है. अब बहुवचन में आ जाए जैसे छात्राः अत्र तिष्ठति तिष्ठन्ति. ठीक है. पुल्लिंग में आ जाए बालकः अत्र तिष्ठति. ठीक है. त्वम अत्र तिष्ठसि. अब इन चारों वाक्य में जो अत्र शब्द है, अत्र चेंज हुआ है क्या? वो चेंज हुआ है क्या? नो मैम. बेटा आपकी क्लास में से इतनी आवाज क्यों आती है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. अब
यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग है, यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पे मध्यम पुरुष है, तो अलग अलग यहाँ पे देखो तिष्ठति आया, यहाँ तिष्ठन्ति आया, यहाँ तिष्ठति आया, यहाँ तिष्ठसि आया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, लेकिन अव्यय चेंज नहीं हुआ है। जो किसी भी विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि में परिवर्तित ना हो वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। तो ऐसे ही अत्र अव्यय होता है, यथा अव्यय होता है, तथा अव्यय होता है, तत्र अव्यय होता है, काफी अव्यय शब्द होते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो अव्यय शब्द यदि इनसे पहले लग जाए, हाँ, आपको सिर्फ 5 ही अव्यय पढ़ने हैं इस अव्ययी भाव समास में, आपको सिर्फ 5 ही अव्यय पढ़ने हैं। और जितने भी उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, कितने उपसर्ग होते हैं बताएगा मुझे कोई? संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 4। 22 होते हैं, 4 नहीं होते। उपसर्ग 22 होते हैं। 22. तय, अनु, निर, लगते हैं ना, अव, नि, अनु, तो ये सारे होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन आपको अव्ययी भाव समास में 5 ही पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक है, तो यथा क्या है? यहाँ पे अव्यय है, तो जब यदि किसी समास में पहले अव्यय आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे स रामम, ठीक है, जैसे अनुरामम, ठीक है, जैसे निर्धनम, क्या पानी पिया, जैसे पानी लिया, निर्धनम, क्या? सतीश यादव, ठीक है, तो ये सारे इनके सब में यहाँ यथा है वो अव्यय है, यथा, यहाँ स है वो अव्यय है, यहाँ अनु है अव्यय है, निर है यहाँ पे अव्यय है। तो ये जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं आपको इतने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? अव्यय होते हैं, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा और पहला पद प्रधान होता है, इसमें जो अव्यय होता है वो प्रधान होता है, इसलिए इस यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राज्ञः, राजपुरुष, राजपुरुष, ठीक है। तो राजपुरुष में आपको कोई ये कहे कि आप राजपुरुष को बुला के लाओ, तो आप राजा को बुलाओगे कि पुरुष को बुलाओगे? राजा। राजा के पुरुष को बुला के लाओ तो राजा को थोड़ी ना बुलाओगे, पुरुष को तो बुलाओगे। तो यहाँ पे पुरुष कहाँ है? द्वितीय वर्ग में है ना, दूसरा पद है, तो यहाँ पे प्रधान क्या है? द्वितीय पद। तो यहाँ पे इसका विग्रह क्या बनेगा? राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद नहीं दूसरा पद नहीं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। एक मिनट, सौरभ ठीक है, जैसे नहीं कर रहा। बेटा आपको हर बार वार्निंग मिलती है आपकी क्लास को, फिर भी समझ में नहीं आता ना। इसी क्लास में ऐसा क्यों होता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्लास ही है ऐसे क्यों इसमें होता है। फिर है द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पितरौ, माता पितरौ, इसका विग्रह क्या होगा? माता च पिता च आएगा, इसके अंदर च लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान होने के कारण यहाँ पे क्या आ गया? द्वंद्व समास है, माता च पिता च। जैसे राम लक्ष्मणौ, द्विवचन में है तो विभक्ति द्विवचन में आ गई। विग्रह करेंगे तो क्या होगा इसका? रामः च
क्या होगा? रामः च लक्ष्मणः च, लक्ष्मणः च, रामः च लक्ष्मणः च। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें अन्य ही पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर है, लंब है, उदर है, यश्य से। लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, कौन? गणेश जी। गणेश जी, है ना? तो अर्थात गणेश जी। तो ना तो पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा पद प्रधान हुआ, इसमें अन्य ही अर्थ निकला, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। अब कर्मधारय समास और द्विगु समास, समास 6 होते हैं ना, तो इन दोनों में क्या दूसरा पद प्रधान होने के कारण इसको तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। देखो इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। विशेषण, अच्छा विशेषण किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जो वे शब्द संज्ञा जो या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई, मैंने पिछली कक्षा में भी पढ़ाया था आपको। एक तो होता है विशेषण यस मैम। और एक विशेष्य। तो इसकी विशेषता बताई जाती है तो वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जैसे काला सांप, ठीक है, काला सांप, तो सांप की विशेषता कैसी है कि वो काला है ना? तो इसमें सांप तो क्या हो गया? विशेष्य, और काला क्या हो गया? विशेषण। जैसे विशेषण। इसमें देखो पीताम्बर है, पीताम्बरम, इसका विग्रह करेंगे पीतम अंबरम, पीतम अंबरम, ठीक है। तो अंबर मतलब वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं? पीले। तो यहाँ पे वस्त्र तो क्या है? विशेष्य, और पीले क्या है? पीतम क्या है? विशेषण। और द्विगु समास में होता है संख्या पंच। संख्या पूर्व द्विगु, ठीक है। संख्या, जिस समास में पहले संख्या आती है उसमें द्विगु समास होता है। जैसे पांचवटी, पंचपात्रम, पंचवटी, ठीक है, पंचरात्रम, चौराहा, चौराहा देख लो, 4 रस्तों का समूह है ना? तो पंचानाम पात्राणाम समाहार है, 5 बर्तनों का, 5 पात्रों का समूह है। पंचानाम वटा नाम समाहार है, 5 वृक्षों का समूह है। चौराहा 4 रस्तों का समूह है, चौराहा हो गया। अब ये तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था, ये अपने को सारे समास नहीं पढ़ने। अपने सिलेबस में क्या है, एक तो हमें अव्ययी भाव समास पढ़ना है, ठीक है, एक द्विगु समास पढ़ना है और एक द्वंद्व समास पढ़ना है। आपके सिलेबस में इतना ही है, इसको ध्यान से पढ़ लो, समास क्लियर हो जाएंगे। ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ, है ना। अव्ययी भाव समास में ये चार ही पढ़ने हैं, यथा, से, अनु और निर, ठीक है। तत्पुरुष समास में हमें सिर्फ कर्मधारय समास और द्विगु समास में से द्विगु समास ही पढ़ना है, द्वंद्व समास पढ़ना है, बस इतने ही पढ़ने हैं हमें, ठीक है ना।
ये समझ में आ गया? इतना इसको मिटा दूं? यस मैम। यस मैम। मैम यस, स्कूलें कब से खुलेगी? स्कूलें खुलेगी तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कि बीच में क्लास में पूछने का सवाल नहीं है, ठीक है ना। अब है अपना पहला समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद कोई अव्यय होता है, ठीक है। तो इसकी पहली विशेषता क्या होगी? इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है। जैसे एक पहला देखते हैं हम, स का मतलब क्या होता है? साथ, है ना। सहितम, सहितम अर्थ में होता है। सहितम का मतलब होता है साथ। सह किस में होगा? सहितम अर्थ में होगा। जैसे स रामम, है ना। तो हम क्या करेंगे, यदि पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे स आ गया मतलब अव्ययी भाव समास है और स सहितम अर्थ में होता है, हमें ये ध्यान लगाना है, ठीक है। तो फिर राम जो है उसमें षष्ठी एक वचन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? षष्ठी एक वचन। तो राम का षष्ठी एक वचन क्या बन गया? रामस्य, सॉरी तृतीया जोड़ेंगे ना। स के योग में तृतीया विभक्ति होती है कारक में, तो राम का तृतीया क्या बनेगा? रामेण सहितम, रामेण सहितम। अब आप मुझे बताओ, स कृष्णम, इसका विग्रह क्या होगा? स कृष्णम का क्या होगा? जैसे मैंने स रामम का रामेण सहितम बनाया, वैसे ही कृष्ण का बनेगा। क्या बनेगा? किसने समेतम? कृष्णेन समीपम। क्या बनेगा? राम में तृतीया कृष्णे क्या बनी? समेतम। कृष्णेन सहितम, कृष्णेन सहितम। मैं यहाँ लिख रही हूँ स श्यामम। क्या बनेगा? साम सहितम। बेटा तृतीया जोड़नी है, तृतीया। श्याम में तृतीया जोड़ोगे, क्या बनेगा? श्यामेन, साम शामेन। सहितम। सामेन। शामेन। हामेन। न नहीं आएगा, न आएगा। यदि र होता तब आता, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ जोड़ू स मोहनम, क्या बनेगा? मोहनम सहितम। मोहनम कैसे आएगा भाई? सहितम। मोहनेन आएगा। क्या आएगा? मोहिनी सहितम। मोहनेन मोहन सहितम। जब तक सही नहीं बताओगे तब तक मैं करवाती जाऊंगी। अच्छा, मैं यहाँ लिख रही हूँ स लतम। अब यहाँ पे लता शब्द है, लता का तृतीया क्या बनेगा? लतेगण सहितम। वेरी गुड। क्या लते- बनेगा? लतया सहितम। मैंने यहाँ लिखा स रमम, यहाँ रमा शब्द है, तो क्या बनेगा? लतया की जैसे रमा का बनेगा क्या?
रमया रमया सहितम रमया सहितम सहितम स ईश्वरम स ईश्वरम क्या बनेगा? ईश्वरनम सहितम। ईश्वरम कैसे आएगा भाई? तृतीया कैसे बनेगा? ईश्वर का तृतीया ईश्वरेण बनेगा नहीं क्या? क्या बनेगा? ईश्वरेण सहितम। बोलो स का समझ में आ गया क्या? स उपसर्ग आ जाए तो दूसरे शब्द में हमें तृतीया जोड़नी है और तृतीया जोड़कर उसमें सहितम जोड़ना है। ठीक है, तृतीया जोड़ने के बाद सहितम जोड़ना होता है। दूसरा देखो, यथा। यथा उपसर्ग है वो किस अर्थ में होता है? अनतिक्रम में। अनतिक्रम में का मतलब होता है अतिक्रमण न करते हुए, उसके अनुसार। यथा का मतलब अनुसार होता है ना, अतिक्रमण न करते हुए। जैसे यथा शक्ति। तो ये जो प्रत्यय ये जो दूसरा शब्द है ना शक्ति, उसमें हम द्वितीय विभक्ति जोड़ेंगे। शक्ति का द्वितीय बनेगा शक्तिम। क्या बनेगा? शक्तिम। ठीक है, और क्या जोड़ेंगे? अनतिक्रम में। क्या बन जाएगा? शक्तिम अनतिक्रम में। शक्तिम अनतिक्रम में। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, मैं बोलूं यथा मति, क्या बनेगा? था क्या बनेगा? मतिम मतिम यथा अनतिक्रम में। किम अंतिक्रम में। ठीक है, मैं यहाँ कहूँ आपको यथा भक्ति, क्या बनेगा? भक्तिम अनितिक्रम में। भक्तिम अनतिक्रम में। भक्तिम अनतिक्रम में। समझ में आ गया? स होने पर दूसरे पद में द्वितीय और सहितम जोड़ना है। यथा होने पर दूसरे शब्द में द्वितीय विभक्ति और अनतिक्रम में जोड़ना है। ठीक है, अब देखो आगे। यथा के बाद हम करते हैं प्रति। कौन सा? प्रति। एक प्रति उपसर्ग भी है। ठीक है, प्रति वाला बहुत ही इजी है। दूसरे शब्द को दो बार लिखकर, है ना, दूसरे शब्द को दो बार लिखकर मैम आवाज नहीं आ रही। दूसरे शब्द को दो बार लिखकर प्रति जोड़ना है। क्या? प्रति जोड़ना है। प्रति जोड़ना है। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। ठीक है, तो दिनम दिनम प्रति, दूसरा शब्द दिन है, इसको दो बार लिखेंगे। क्या बनेगा? दिनम दिनम प्रति। ठीक है, ठीक है, चलो मैंने कहा प्रत्येकम। यहाँ दूसरा शब्द एकम है, तो क्या बनेगा? एकम एकम प्रति। एकम प्रति। एकम एकम प्रति। प्रति छात्रम। क्या बनेगा? छात्रम 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 प्रति। छात्रम छात्रम
छात्रम छात्रम प्रति, ठीक है, प्रति रात्रम, अब इसमें क्या आएगा, रात्रिम आएगा, है ना, क्या आएगा, रात्रिम, तो क्या बनेगा, रात्रिम, रात्रिम प्रति, रात्रिम रात्रिम प्रति। समझ में आ गया प्रति का, प्रति का समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आगे देखो, आगे है अनु। अनु का होता है पश्चात अर्थ में, ठीक है, तो पश्चात का मतलब होता है बाद में। जैसे मैंने लिखा अनुरामम, अनुरामम, ठीक है, तो अनुरामम का दूसरा जो राम है उसमें षष्ठी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रामस्य पश्चात, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ अनुमोहनम, अनुमोहनम, तो क्या बनेगा, मोहनस्य पश्चात्। मोहनमस्य पश्चात्। मोहन से पश्चात, अब मैं लिखूं अनुलतम, क्या बनेगा, लता का षष्ठी, अनुलतमस्य पश्चात्। लता से नहीं आएगा, लतायाः, लतायाः पश्चात, स्त्रीलिंग में है, षष्ठी एक वचन में ये बनेगा, ठीक है। मैं कहूं अनुरमम, क्या बनेगा, रमायाः पश्चात, ठीक है। पश्चात्। ये आज आपका अव्ययी भाव समास हो गया कंप्लीट। जैसे मैं कहूं अनुकृष्णम, क्या बनेगा, कृष्णस्य पश्चात्। कृष्ण से पश्चात, ठीक है। अव्ययी भाव समास समझ में आ गया। हमने सबसे पहले देखा यथा, यथा किस अर्थ में होता है, अनतिक्रम में अर्थ में होता है, दूसरी विभक्ति द्वितीय विभक्ति जोड़कर अनतिक्रम में जोड़ना होता है, तो क्या बनेगा, शक्तिम अनतिक्रम में, भक्तिम अनतिक्रम में, मतिम अनतिक्रम में, ऐसे बन जाएगा। फिर हमने प्रति देखा, जैसे प्रतिदिनम है तो दिनम दिनम प्रति, ठीक है। इसके बाद हमने अनु देखा, तो अनु का क्या बनेगा, पहला स देखा, स रामम, तो रामेण सहितम, स के योग में तृतीया, ठीक है।